दोस्तों आदाब। सफरनामे में मैं हूं आपका हमसफर हसन परवास। एक नए सफर पर रास्ते के कुदरती मनाजर और कैफियत का जिक्र भी होगा, जिनमें जगराफियाई, तारीखी और समाजी अहवाल की मंजरकशी की कोशिश रहेगी। देख ले इस चमने दहर को जी भर के नजीर, फिर तेरा काहे को इस बाग में आना होगा। जी हाँ, कुदरत की ये खूबसूरत तख्लीक इंसान की तफरीह और जुस्तजू का सबब है, जो इंसानी जिंदगी के खमीर में इस तरह पेवस्त है जैसे फुलाद में जोहर। इसीलिए हरकत जिंदगी का सबूत है। इसी तजस्सुस और जुस्तजू में चांद तारों पर कमंदे डालने का जुनून और समुद्र की तह खंगालने का शौक अब भी बरकरार है। असल में सफर इंसानी जिंदगी को संवारने और मरतब करने की कोशिश का एक सिलसिला है। अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो जनाब, आज हवा का रुख एक ऐसी तारीखी और सकाफती जगह की तरफ हमें ले जाएगा जिसने मुल्की सतह पर ही नहीं बल्कि अपनी मसवरी और शालसाजी के हुनर की वजह से आलमी शोहरत पाई है। मेरी मुराद कला की धरती बसोली है। इसकी कुदरती खूबसूरती और हुनर की चाहत जमाना कदीम से रवां दवा है, जिसके कदमों को पहाड़ों से अटखेलियां करता बहता दरिया रावी दोता है, जो अब डैम की सूरत में बसोली नगरी को अपनी ठंडी हवाओं से गुस्ले फजा करवाता है। इस दिलफरेब मनाजर से लुत्फानंदोज होने और कला नगरी बसोली की तारीखी, सकाफती और रवायती पहचान की जस्तजू के लिए आइए अपना सफर शुरू करते हैं। हमारा आज का सफर निजी गाड़ी में जम्मू से बरसता लखनपुर रंजीत सागर डैम बसोली का है। मैं आपकी आंख बंद कर सोती अंदाज में इन हकाइक से रोशनास करवाऊंगा जिनकी वजह से बसोली जानी जाती है। तारीखी पस मंजर इसका खास पहलू रहेगा। तो चलिए इस खूबसूरत सफर पर और गाड़ी में डुग्गर देश का खूबसूरत देश प्यार का गीत भी सुनते चलते हैं। जिथे कुट पाखा गीतड़ू ते बोसरी दितान, जिथे कुट पाखा गीतड़ू ते बोसरी दितान, साड़े पड्डू ते बलौरे दिए बकरी के शान, साड़े पड्डू ते बलौरे दिए बकरी के शान। एक ठुआ किथे लोग सच्ची नीत मिठी बोली, एक ठुआ किथे लोग सच्ची नीत मिठी बोली। रंगे रात का दे शाम दे रंगोई दी बसोली, रंगे रात का दे शाम दे रंगोई दी बसोली। जेदे पाड़ दे कनाड़े चन मार खिलकारी, जेदे पाड़ दे कनाड़े चन मार खिलकारी। तो जनाब, जम्मू से कौमी शाहरा पर चलते चलते हम माधोपुर पहुंचे और वहां शमाल मशरक की तरफ रास्ता बदल के 170 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच के रंजीत सागर डैम पर बने पुल अटल सेतु पर, जिसका नज़ारा देखने को मिलता है। हवा जुल्फों से छेड़छाड़ करती मैं भी रक्स है। अटल सेतु जिस पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये मुल्क के चंद ही पुलों में शामिल है, जिसको केबल पुल भी कहा जाता है। ठीक पुल के दाएं कोने में बने मंदिर से बजरों की आवाज़ें फजा में मिलकर दिमागी थकान को हल्का कर रही हैं। हवाएं इतनी तेज कि बात करना मुश्किल, लेकिन ताहदे नज़र 88 मरबा किलोमीटर का ये रंजीत सागर डैम नहायत ही दिलकश मंजर पेश करता है। जिस मौसम में देखिए नहायत हसीन और जमील नज़र आता है। मौसम गर्मा हो या सरमा, बहार हो या खजां, इसका कुदरती हुस्न लामसाल रहता है। पुल के ठीक नीचे एक तरफ कश्तियाँ और स्टीमर खड़े हैं, जिनमें समुद्र नुमा इस डैम की लहरों पर लुत्फानंदोज हुआ जा सकता है। थैन डैम के बनने से रावी दरिया एक बड़ी झील में तब्दील हो चुका है, जिसे रंजीत सागर नाम दिया गया है। पलाई का ज्यादातर इलाका झील की गोद में समा चुका है। गर्मियों में दूर दूर से यात्री यहाँ आते हैं। इसे छोटा गोवा भी कहा जाने लगा है। लोग झील के किनारे नंगे पांव रेत में चलते हैं। यहाँ यात्रियों का मेला सा लगा रहता है। कुछ यात्री नहाते रहते हैं तो कुछ सेल्फी लेने में मशगूल होते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन तीनों रियासतों को जोड़ने के लिए अटल सेतु बन चुका है। अटल सेतु को देखने के लिए दूर दूर से यात्री आते हैं। अटल सेतु 592 मीटर लंबा और जमीन से 106 मीटर ऊंचा है। इस पर 145 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। ये पुल 2 सितंबर 2010 को बनना शुरू हुआ
और 24 दिसंबर 2015 को मनोहर पार्कर ने इसका लोकार्पण किया। बसोली नगर रावी दरिया के दाएं किनारे 1 किलोमीटर ऊंची सख्त चट्टान पर बसा है। बसोली अपने आप में एक बड़ी रियासत रही है। डोगरा देश की 22 रियासतों में बसोली का नाम सबसे ऊपर रहा है, जिस पर 400 साल से भी ज्यादा समय तक चंद्रवंशी राजपूत बलोरियों का राज रहा। जम्मू कश्मीर में विलय होने के बाद 1914 में तहसील बनी, जिसमें रामकोट तक का इलाका शामिल था। बसोली चित्रकला से बसोली का नाम दुनिया भर में मशहूर हुआ। बसोली कलम का जन्म और विकास बसोली में ही हुआ। इस कलम के सबसे पुराने नमूने बसोली के राजा कृपाल पाल के राज में हुए। राजा कृपाल पाल का समा 1678 से 1693 ईस्वी का था। इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि 1635 से 1673 ईस्वी तक राजा संग्राम पाल बसोली का राजा बना रहा। कुछ लोगों का कहना है कि इसी वक्त बसोली चित्रकला का विकास हुआ। ओए मिठड़ी है, होए होए मिठड़ी है, डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। ओए मिठड़ी है, होए होए मिठड़ी है, डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। गल नहीं सार दे ते बोल नहीं आर दे, गल नहीं सार दे ते बोल नहीं आर दे। ओ दिंदे ने जबान तोली तोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। ओ मिठड़िए होए होए मिठड़िए, डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। 1661 से 1673 का वक्त बसोली चित्रकला का खास वक्त रहा। बसोली चित्रकला में सादगी ही उसकी विशेषता रही है, जिस कारण बसोली का नाम अपने देश हिंदुस्तान में ही नहीं, बाहर के मुल्कों में भी इज्जत से लिया जाता है। बसोली के बने कुछ चित्र विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में, फ्रांस के लूदर नामक म्यूजियम में, अमेरिका के बोस्टन आर्ट म्यूजियम में, पाकिस्तान के लाहौर आर्ट म्यूजियम में, डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू, हिमाचल प्रदेश के भूरी सिंह आर्ट गैलरी में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहरों के म्यूजियम घरों में बैठे वहां की शोभा बढ़ा रहे हैं। बसोली के बने चित्रों का अपना अलग ही अंदाज है। रसमंजरी और गीत गोविंद के सार को बसोली के चित्रकारों ने बड़ी सफाई और सादगी से पेश किया है। दिलेरी और निडरता यहाँ के चित्रों की पहचान है, खासियत है। बसोली के बने चित्रों की हिंदुस्तान में ही नहीं, बाहर के मुल्कों में भी बड़ी मांग है। दे गले च फुले दे हारनी, जम्मू दे गले च फुले दे हारनी। चित्तरी दी दिखी ले बसोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। होए होए मिठड़िए, होए होए मिठड़िए, डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। चलते चलते हम पहुंच गए कला नगरी बसोली में। सबसे पहले हम एक ऐसे स्टूडियो में पहुंच गए यहाँ खूबसूरत पेंटिंग्स नजर आ रही हैं और जिनके साथ मैंने बात करनी है ये आलमी शोहरत रखते हैं। कई मुल्कों में इनकी नुमाइशें लगी हैं। तफसीली बात हम इन्हीं से करते हैं। जी आप अपना शुभ नाम बताएं। सोहन सिंह बलोरिया। सोहन सिंह बलोरिया जी, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग आपने दीवारों पे सजा के रखी है। जाहिर है कि ये आपके दिमाग की क्रिएशन है। आपने कदम कैसे रखा इस तरफ? ऐसा है सर, फैमिली से कोई नहीं था, मुझे शौक था बचपन में पेंटिंग करने का, तो वो फिर एक ऐसा एक दिमाग में हो गया कि ये पेंटिंग करनी चाहिए क्योंकि करने वाले नहीं है। इसमें किसी की उस्तादी लेनी पड़ती है? उस्तादी तो लेनी पड़ती है, मगर उस वक्त कोई उस्ताद भी नहीं मिल रहा था ऐसा जो हमें थोड़ा सा गाइड करे। तो फिर भी हम जब छुट्टियां होती थी निकल जाते थे जयपुर साइड, वहाँ तो कला का एक हब है, हिमाचल चला गया, वहाँ से कुछ लोगों से लिया, ऐसे करते करते काम में बनता गया। पेंटिंग्स की भी कला की अलग अलग शैलियाँ होती हैं, अलग अलग किस्में होती हैं। एक तो बसोली की अपनी है, दूसरा
दूसरा यहाँ चंबा और कांगड़ा का भी असर रहा है। जितनी भी शैलियाँ बाहर की जितनी भी हैं ये बसोली के बाद में आई हैं। जब औरंगजेब ने आर्ट कलाकारों को निकाल दिया, जब वो अलग अलग कोर्ट में आए तो यहाँ की एक नई क्रिएशन हुई थी बसोली की, जो देवीदास और उसके बाद फिर मानकू ने इस काम को दिया। बसोली के बाद ही है कांगड़ा, पहाड़ी, चंबा, मनकोट, ये जितनी कलमें आई हैं सब बसोली के बाद आई हैं और उन्हीं की जनरेशन ने की हैं। उसी को यूज करते हैं जो हमारा बेस है बसोली। अच्छा, बाहर इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें या हम अगर नेशनल सतह की बात करें तो किस चीज को ज्यादा सराहा गया? बसोली पेंटिंग इस समय वर्ल्ड में सबसे महंगी पेंटिंग में से है। उसका एक ऐसा स्टाइल है जो किसी शैली से साथ नहीं मिलता, चाहे वो राजस्थान स्टाइल हो। कौन कौन से रंग आप इस्तेमाल करते हैं? इसमें नेचुरल कलर इस्तेमाल होते हैं, जितने भी कलर्स हैं ये स्टोन में आते हैं। हम इनको ग्राइंड करके फिर इनको बनाते हैं, इनके खरल में हम गुटाई करके फिर ये इनके मीडियम डालते हैं, जो इनका रिलेटेड मीडियम होता है उसको डाल के हम इनके इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये कलर। सारे कलर जो हैं वो हमें इंडिया से वो नहीं मिलते, कुछ बाहर से भी आते हैं। और इसमें और भी चीज़ें बहुत सारी हैं, जैसे रियल गोल्ड है, सिल्वर है। बसोली में पंख का इस्तेमाल होता है, जो जैसे बिटल विंग वो हमारे यहाँ नहीं मिलता। वो पंख, वो कीड़ा जो है हमारे अक्सर वो थाईलैंड, बैंकॉक में पाया जाता है वो कीड़ा। अच्छा, सोन सिंह बलोरिया को अपनी पहचान कब मिली, किस पेंटिंग से मिली और कब मिली? नहीं सर, काफ़ी साल हो गए मुझे। मैं 91 में मैं इस फील्ड में आया था और एग्जीबिशन करते रहे। कहाँ कहाँ आपने एग्जीबिशंस की? क्या मुल्क में की या भारत के बाहर भी किया? स्टेट की तरफ से लेते हैं, अकेडमी में लगाई है, श्रीनगर में लगाई है, फिर उसके बाद हमने दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में ऐसे लगते गया। फिर आस्ते आस्ते जहांगीर आर्ट गैलरी बॉम्बे, उसके बाद कलकत्ता बिरला अकेडमी में, वहाँ भी हमारा शो लगा था। ऐसे से फिर हम सिंगापुर शो लगा 2012 में। उसके बाद दुबई में गए, वहाँ पे हमारा शो था। फिर 2017 में हम जर्मन में गए, फ्रैंकफर्ट में शो था, बर्लिन में, स्विट्जरलैंड में, लंदन में शो था। एक फनकार के लिए, एक हुनरमंद के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। कौन कौन से अवार्ड अभी तक आपको मिले हैं? सर, नेशनल अवार्ड मिला है और अपने स्टेट के बहुत सारे अवार्ड। यूनेस्को अवार्ड मिला था हमें 2007। अच्छा, इस वक्त आपके पास कहाँ कहाँ के ऑर्डर हैं जो आप पेंटिंग्स तैयार कर रहे हैं? मैं इस समय बाहर का काम कर, अमेरिका के लिए काम कर रहा हूँ। बाकी एक म्यूजियम है, उसके लिए काम कर रहा हूँ। हाईएस्ट पेंटिंग आपकी कितने की गई जिससे आपने नाम कमाया? और वो पेंटिंग जाहिर है कि आपके लिए वो बड़ी खुशी का मौका। बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो पेंटिंग मैं देना नहीं चाहता था, वो भी ले जाते हैं कई बार। ऐसे लोग हैं। बहुत सारी पेंटिंग लाखों में गई हैं, मतलब जो लेवल पेंटिंग के लेवल के हिसाब से। कई पेंटिंग इस लेवल की थी, कई इस लेवल की भी है। वो रेंज जो है वो उसी हिसाब से। हाँ, मैंने जम्मू में बहुत सारा काम किया हुआ है सर, इतना काम किया हुआ है आप ऐसे चले जाना। एयरपोर्ट में मेरे खास यूनिक पेंटिंग लगी हुई हैं जहाँ VIP बैठती हैं। गवर्नर हाउस में फुल भरा हुआ पेंटिंग का। माता वैष्णो देवी के लिए मैंने कम से कम भी 450-500 पेंटिंग मैंने उनको दी थी वो जम्मू में। अब जम्मू यूनिवर्सिटी ने मेरे नाम की गैलरी है नीचे, जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में। मेरा मन करता है, मैं ऑयल वर्क भी करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगे मैं करता हूँ। मैंने जनरल जोरावर सिंह का 6x8 फीट का पोर्ट्रेट बनाया था, वो जोरावर सिंह ऑडिटोरियम के फ्रंट में लगा हुआ है। ठाकुर स्टेडियम में ध्यानचंद का पोर्ट्रेट मेरा लगा हुआ है। बहुत सारे बनाए हुए हैं, जैसे धनवंतरी का बनाया हुआ है मैंने। जम्मू में बहुत सारे ऐसे लोगों को काम किया हुआ है। और मेरी पर्टिकुलर पेंटिंग्स हैं 25-26 पेंटिंग्स जो है बड़े बड़े साइज की, वो मेरे नाम की गैलरी है। अच्छा, तो बसोली हर जगह मौजूद है, सबसे अच्छी बात ये है। और ये जो बसोली की एक कला है, अगर हर जगह ये मौजूद है और इसको सराहाया जा रहा है तो हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। आपसे बात करके सोन सिंह बलोरिया साहब बहुत ही अच्छा लगा और यही तवक्का, यही उम्मीद रखते हैं कि आपका ये काम और फले फूले और आलमी सतह पर आप शोहरत हासिल करो और ये कला इसी तरह जिंदा रहे जैसी ये जन्मी थी। बसोली में बने पश्मीना शॉल का कोई मुकाबला नहीं। पुराने जमाने में फ्रांस के लोग हिंदुस्तान से आने वाले जहाजों का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे, क्योंकि इन जहाज़ों में बंगाल और बसोली का माल लदा होता था, जो फ्रांस के खास खुशहाल घरानों के लिए होता था। तारीख के मुताबिक उस समय बसोली एक बड़ी रियासत थी। यहाँ पश्मीना शॉल बुनने वालों के 4000 घर थे। मिस्र की लड़ाई के वक्त नेपोलियन को एक पश्मीना शॉल तोहफे में मिला। शॉल बसोली का था। नेपोलियन ने ये शॉल अपनी महबूबा को उपहार में दिया। पश्मीना शॉल का धागा बसोली में ही चरखे पर बनाया जाता है। ये धागा मशीन पर नहीं बनता, टूट जाता है। इस वक्त हम खड़े हैं हथखड़ी के पास। इस हथखड़ी पे शाल तैयार किया जाता है। यही शाल मुख्तलिफ इलाकों में जाके दिखता है। तो यहाँ जो कारीगर इस वक्त हथखड़ी पे बैठे हैं, इनसे हम बात भी करेंगे और साथ साथ में देखेंगे कि ये शाल कैसे तैयार कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सेठी राम। अच्छा, ये जो आप इस वक्त हथखड़ी पे काम कर रहे हैं
तो ये क्या तैयार कर रहे हो? सर ये हम पश्मीने का शॉल तैयार कर रहे हैं। क्या तरीका इसका तैयार करने का? सर इसका पहला तरीका तो ये है कि कच्चा मटीरियल आता है, उसको हम तलाई कराते हैं, फिर उसको तुम्बे बनाते हैं, फिर उसके बाद धागा कताई कराएंगे, फिर उसके बाद तैयार होगा ये माल। उसके बाद हम खड्डी की चढ़ाएंगे ये माल, फिर बनेगा ये। खड्डी के बारे में मुझे बताओ कि जैसे ये चीज़ है जो आप हाथ से इधर से उधर करते हैं, उधर से उधर करते हैं, इनको क्या क्या कहते हैं? सर ये शटल होता है, जिसको डोरी डाली हुई है, ये कंघी है, ये हमारा रश है, इसमें एक एक धागा निकाल के हम करते हैं सर इसको। आप बता सकते हो कि ये इस शाल में जो इस वक्त आपने हाथ खड्डी पे चढ़ाया हुआ कितने धागे हैं इसमें? सर इसमें 1500 धागा है इसमें। मैं आपकी आंख बंद के आपको ये दिखा रहा हूँ, आप मेरी आंखों से देखिए तो कितनी महारत से ये काम किया जाता है। अब हम आपको उस चरखे के बारे में बताएंगे जिस चरखे पे ये धागा पहले काता जाता है। सेठी राम जी, आप थोड़ी सी मुझे बताते भी चलेंगे ताकि मेरे जो सुनने वाले हैं वो इसको महसूस कर सकें, देख सकें मेरी आंखों के साथ। मैं इस वक्त उनकी आंख में बना हूँ। पहले तो मुझे ये बताइए कि चरखे के साथ ये चीज़ एक आपने रखी हुई है जिसके ऊपर धागा लपेटा हुआ और यहाँ से फिर ये धागा चरखे पर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? सर इसको हम उरी बोलते हैं, जो ये धागा इस पे चढ़ाया हुआ है, और जहाँ से ये चरखे बार है इसको हम नड़ी बोलते हैं। इसको हम सर माल बोलते हैं। इस माल के साथ ही ये चरखा जो है काम करेगा। अगर हम इस माल को उतार देंगे चरखे से तो जाहिर है कि ये इधर घूमता रहेगा और धागा अपनी जगह उसी तरह रहेगा। आज भी बसोली के पश्मीना शालों की हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी मांग है। पश्मीना शॉल के साथ साथ बसोली में बनाए जाने वाली चोलियां और रुमाल का भी कोई सानी नहीं था। बसोली को आसपास के गांव वाले मंदिरों का शहर कहते थे। यहाँ छोटे बड़े 108 मंदिर थे, जिनमें महादेरा का मंदिर प्राचीन काल का है, जिसे 900 ईस्वी में पाल वंशज राजा ने बनवाया था। इस मंदिर में चैत मास की 14 को मेला लगता है। नीलकंठ का मंदिर रावी दरिया के दाएं किनारे पर बना था। यहाँ पुराने मंदिरों में राधा कृष्ण मंदिर, जटाजूट, महाकाली, चामुंडा, चैंचलो, शीतला मंदिर शामिल हैं। शीतला मंदिर पहले रावी दरिया के पास पहाड़ी में गुफा मंदिर था। झील बनने से शीतला का मंदिर अटल सेतु के बाईं ओर एक बड़ा मंदिर बनाया गया है। बसोली में जामा मस्जिद पुराने जमाने की है। दूर दूर से लोग यहाँ आकर जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं। बसोली में गुरुद्वारा भी काफी समय से है। इसकी नींव बटाला के गुरुद्वारा के प्रबंधक ने 1933 ईस्वी में रखी थी। यहाँ चर्च की नींव 1954 ईस्वी में रखी गई थी। बसोली कलाकारों की नगरी है। अतिथि देवो भव, अतिथियों की इज्जत करना इनकी पहली सोच है। इसीलिए अतिथियों की सेवा में जुटे रहते हैं।